Now, Assalamu alaikum. Today we will have the discussion on one of the most important compound of the nitrogen, that's HNO3, nitric acid. तो इसमें जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है और उसके बाद there is a last lecture for the nitrogen family. So let's have a discussion on the HNO3. So we will have the discussion on HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड. अब प्रिपरेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है. नब मैं थोड़ा यहां पे रिवाइज करके उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा. मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है विच इज कॉल्ड एज ऑसवाल्ड्स प्रोसेस. ऑसवाल्ड्स प्रोसेस से हम HNO3 आजकल बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हम अमोनिया को लेते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड वी हैव द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड. अमोनिया जो है या तो इसमें नाइट्रोजन बनने की पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन भी बन सकता है और वाटर बन सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे N2 व्हाट वी से NO प्लस वाटर बनता है. जब आप प्लैटिनम को यूज करेंगे तो उस टाइम पे यहां पे जो रिएक्शन होती है इसकी, यहां पे NO इज फेवर्ड एंड प्लस यू हैव द हाई टेम्परेचर, सो वी आर गेटिंग एक्चुअली NO प्लस H2, नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलता है प्लस H2. और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर से ऑक्सीडाइज करते हैं और जनाब ये बनता है NO2. दिस बिकम्स NO2. NO2 को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं H2O के साथ और यहां पे हमें बनता है HNO3. मैंने आपको बोला कि यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्लस हमें बनता है, प्लस वी गेट व्हाट वी से एज HNO2 जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. HNO2 जो है ये काफी अनस्टेबल एसिड होता है, ये फिर से ब्रेक करता है. HNO2 breaks yet again and it forms what's called as NO2 plus H2O और उसके बाद ये जो है NO2 NO में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से ये NO जो है ये टेक पार्ट करता है, यानी फिर से डिकम्पोज होता है और फिर से ये जो है NO में कन्वर्ट होता है और NO को कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से रिसाइकल हो जाता है. तो इस तरह से हम प्रिपरेशन जो है HNO3 की करते हैं, यानी हम NO2 को फिर से HNO3 में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर हम यहां पे वाटर यूज करेंगे तो एक तो HNO3 बनाएंगे और दूसरा NO वहां से बाहर निकलता है, NO को फिर से हम रिसाइकल करते हैं. तो इस तरह से ऑसवाल्ड्स प्रोसेस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, NO2 को हम फर्दर वाटर डाल के HNO3 प्लस NO बन सकता है, यानी NO यहां पे बनेगा और NO को हम फिर से रिसाइकल करते हैं. बात समझ में आई? या हम इसको डायरेक्टली यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे आप टेक्स्ट ने आपके यहां पे लिखा है कि हमारे पास जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 प्लस NO रिलीज होता है, तो NO फिर से रिसाइकल होते हैं और जब ये रिसाइकल होता है तो नेचुरली फिर से यहां पे टेक पार्ट करता है. तो ये है हमारे पास जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव इट्स जनरल स्ट्रक्चर एंड द जनरल स्ट्रक्चर गोज एज HON डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इट गोज लाइक दिस. अब इसमें अगर आप देखोगे यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड लेंथ्स होती है, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, आपको थोड़ा बहुत इसका इंसाइट होगा, तो ये बॉन्ड जो है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और ये बॉन्ड जो है इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. और यहां पे जो नाइट्रोजन है आपको पता है कि इट मस्ट बी व्हाट हाइब्रिडाइज्ड sp2, सो इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल. प्लेनर मॉलिक्यूल होने के साथ साथ इसके पास 2 ऑक्सीजन वाली बॉन्ड लेंथ्स होती है
और नाइट्रिक एसिड जो है, अगर आप इसमें देखोगे तो नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 जो है, इसमें नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग गेन करने की टेंडेंसी रहती है, तो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इसकी दो प्रॉपर्टीज है, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करेगा क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन है, और दूसरी बात इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर भी रहता है। समझ आ रही बात? तो दिस इज द प्रिपरेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। नाउ इंपॉर्टेंटली हमें इसकी असल में हमें इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि ये क्या क्या करता है, नाइट्रिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द नाइट्रिक एसिड। सी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है, आप वहां से इसको उतार सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये देख लीजिए। HNO3 जो हमारे पास होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और +5 में हमेशा ये गेन करता है, और गेन करने में जब ये गेन करेगा तो इसका अपना खुद का हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने की वजह से ये दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। अब मसला यहां पे ये है कि HNO3 को हम, यानी पहली बात मैं यहां पे मेनली डिस्कस करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स, यानी अगर आपके पास नॉन मेटल है तो उनके साथ ये क्या रिएक्शन कर सकता है, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ मेटल्स, और मेटल्स को फिर हम डिफरेंटली डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फर्स्ट इज द केस ऑफ रिएक्शन ऑफ HNO3 with what is called as non-metals. ये देखिए, so we have the reaction of HNO3 with non-metals. पहली बात है कि पहला पॉइंट जो है, नॉन मेटल्स के साथ, अगर आपको नॉन मेटल्स के साथ इसको रिएक्ट कराना है तो ऑलवेज यू गो फॉर द कंसंट्रेटेड HNO3। बात समझ में आई? यानी यहां पे आपको डाइल्यूट नहीं लेना है। कंसंट्रेटेड का मतलब है इट शुड बी 70% से ऊपर इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे नॉन मेटल्स पे हमेशा आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करोगे, यानी ये डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ आ रही बात? अब मसला यहां पे ये है कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात है, कुछ नॉन मेटल्स पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी इफेक्ट नहीं रहता है, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इन पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी वर्क नहीं करता, यानी दे रिमेन अनइफेक्टेड बाय द नाइट्रिक एसिड। इनको कोई रिएक्शन नहीं होती है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में नाइट्रिक एसिड को यूज करो, लेकिन इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो बात समझ में आई? सो नो रिएक्शन ऑकर्स विथ व्हाट्स कॉल्ड एज दीज नॉन मेटल्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास मान लीजिए कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरॉन है या आयोडीन है, ये रिएक्ट करते हैं विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। दे रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बात समझ में? तीन बातें हमारे पास। पहली बात, आप हमेशा यूज करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ। दूसरी बात कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को भी, वो भी कुछ मेटल्स को इफेक्ट नहीं करता है, कुछ नॉन मेटल्स को इफेक्ट नहीं करता है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ नॉन मेटल्स को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इफेक्ट होता है। अब अगर इनको इफेक्ट होता है तो क्या बनता है? व्हाट्स द प्रोडक्ट दैट्स फॉर्म? सो लेट्स ट्राई टू हैव दिस, व्हाट विल बी द फॉर्म। पहले आप इसको थोड़ा उतार सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स आप याद है। ये देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो ही आप यूज करोगे तो ये डिकम्पोज होता है, इट डिकम्पोजेस एज व्हेन इट रिएक्ट्स इट डिकम्पोज एज NO2 plus H2O plus there is nascent oxygen which is produced. ठीक है, आप इसको यहां पे 2 टाइम्स कर सकते हो, यहां पे भी 2 टाइम्स लीजिए और H2 प्लस आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और ये हो गए 4, 4, 5 और 6, तो 1 मोल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वहां से जनरेट होगा। फिर अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने कार्बन पे डाल दिया, ठीक है, तो कार्बन के आपके पता है कि नेचर में कार्बन जो है या तो ये डायमंड में एग्जिस्ट करता है या ग्राफाइट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं जनरली अगर हम कोक की बात करेंगे, ठीक है, जो कि एमार्फस का ये एमार्फस फॉर्म है कार्बन का, तो मैं कार्बन को लेता हूं और उसको नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करता हूं और उसके बाद आपको यहां पे क्या मिलेगा। अब देखिए नाइट्रिक एसिड का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पे इसको जो है +5 यहां पे है और यहां पे इसको +4 है, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए, ये 0 हो गया और यहां पे आपको यहां पे CO2 मिलेगा यानी +4 मिलेगा। और +4 CO2 जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है, क्योंकि मोस्टली यहां पे ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप यहां पे थोड़ा स्लाइटली, मैंने आपको बोला कि 70%, तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिए कि आप बोलेंगे सर कंसंट्रेटेड ले रहे हो तो इसका मतलब वाटर कहां है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब है 70% जो है या उससे अबव कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इट डज नॉट मीन दैट 100% इज देयर, सो यू आर गेटिंग H2CO3। अब अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहां पे रिक्वायरमेंट देखिए 2 का है, तो मैं यहां पे 2 टाइम्स कर दूंगा और यहां पे भी जनाब हो जाएगा 2 टाइम्स। ये ऐसे मैं 1-2 इक्वेशंस को दिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस करनी है, उसके बाद आपको खुद ही आएगा, ठीक है। तो मैं जनाब इसको अगर लिखूंगा इक्वेशन तो आप खुद ही देख सकते हो, इट विल बी 4 टाइम्स हियर, 2 and 2 is 4 times, it will be 4 times here, it will be 2 times here, it will be 2 times here, और यहाँ पे 2 टाइम्स, ये और ये जनाब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बनता है यहाँ पे कंज्यूम होता है, तो बराबर मोल्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कंज्यूम होता है, ये भी खत्म, ठीक है। तो वाटर को अगर आप देखोगे, वाटर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी खत्म। तो आप यहां से सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं 4 times HNO3 प्लस 4 times HNO3 प्लस C प्लस कार्बन, ठीक है, गिव्स अस, ये जनाब हमें क्या देता है 4 times NO2 प्लस H2O प्लस हमें बनेगा H2CO3। समझ आ रही है बात। अब देखिए हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन को आप देख सकते हो 12 है, यहां से 8 है, 8 और बाकी हो गए 4 हो गए 12। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आपके पास कार्बन है, मान लीजिए आपके पास कार्बन है, तो ये कन्वर्ट होता है H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड जो है बाद में और NO2 बनाता है, यानी आपको NO2 यहां से मिलेगा। समझ आ रही बात। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कीजिए, उससे ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए और उसके बाद वाटर से ट्रीटमेंट करके, क्योंकि दिस ऑक्सीडेशन ऑलवेज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, सो दिस ऑकर्स एज। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, आपने कोक यूज किया, अगर आप मान लीजिए डायमंड को यूज करेंगे, यानी डायमंड वाले कार्बन को यूज करेंगे, तो अगर आपका डायमंड वाला कार्बन है तो जनाब इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपके पास ग्राफाइट वाला कार्बन है, यानी C ग्राफाइट है, तो एक बड़ा दूसरा कंपाउंड मिलता है, वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, वहां पे आपको जनाब ये मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी ऑब्टेन in case of if you have a graphite carbon which is called as metallic acid, hexabenzene carboxylic acid is produced। so हर किसी जगह पे आप कार्बन डाइऑक्साइड बेंजीन को अटैच कीजिए तो ये बनता है जनाब प्रोडक्ट, अगर आपके पास कार्बन है। तो ये जनाब है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स,
व्हेन यू हैव द कार्बन। तो आई टोल्ड यू कि कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर आपके पास कोक है, अगर आपके पास डायमंड वाला कार्बन है तो इट्स नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह अगर आपके पास ग्रेफाइट वाला कार्बन है तो आप यू आर गेटिंग मेटालिक एसिड, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कार्बन को देखोगे तो आपको सीधे आपको मिला कार्बन का कार्बोनिक एसिड, यानी इक एसिड आपको मिला। समझ आ रही बात? यू आर गेटिंग व्हाट एसिड? इक एसिड। तो यहां से आप देख सकते हो कि कार्बन जो है, देखिए यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे 0 पे है, यहां पे +4 में है, तो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है +4 मिलेगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू इट्स व्हाट एसिड? इक एसिड। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। और इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास फॉस्फोरस होगा, आयोडीन होगा, सल्फर होगा, तो उनमें कैसे ऑक्सीडेशन होती है, या बोरॉन होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस चीज को बताएं। ठीक है, सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट वन। देख लीजिए, सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए फॉस्फोरस है या आयोडीन है, लेट्स सपोज यू हैव आयोडीन, मैं दिखाऊंगा आपको आयोडीन का ऑक्सीडेशन। अगर आयोडीन पे आपने HNO3 डाल दिया कंसंट्रेट, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये देख लीजिए। आपके पास I2 है, प्लस वहां से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन होगी, तो आपको मिलेगा जनाब HiO3, आपको प्रोडक्ट मिलेगा HiO3, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड। तो यहां पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पे आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आता है। अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आयोडीन यहां पे 2 टाइम्स है, यहां पे 2 टाइम्स लगा दीजिए। यहां पे अगर आप देखोगे ये जो है हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गए, यहां पे ऑक्सीजन 6 है तो उसमें से हमने यहां पे 1 आया बैलेंस्ड, उसके बाद 5 यहां पे, तो आपको सिंपली यहां पे 5 टाइम्स करना है, बाकी ये खुद ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन लेके यू कैन डू इट लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो आपको 5 टाइम्स इसको करना है, 2 टाइम्स ये ऑलरेडी था, ये आपको ऐसे मिलेगा। पहले मैं इसको 2 टाइम्स आपको दिखाऊंगा, 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस, और उसके बाद वाटर तो वैसे ही है, ऑक्सीजन 1 मोल मिलेगा। तो आपको 5 टाइम्स करके आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 टाइम्स दिस, 10 टाइम्स दिस, एंड दिस विल बी व्हाट वी से एज 10 टाइम्स एज वेल। ये जो है आपको 5 टाइम्स मिलेगा, और आपको यहाँ पे 5 मोल्स यहाँ पे निकलेंगे अगर आप 10 मोल यूज करेंगे। तो उसके बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो यू आर गेटिंग दिस एज 10 टाइम्स HNO3 प्लस जनाब I2, 5 मोल 5 मोल यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पे बन रहा है, यहां पे कंज्यूम हो रहा है I2 प्लस, अगर आप देखोगे यहां पे वाटर 1 मोल है, यहां पे 5 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल होके 4 मोल्स वहां पे बचेंगे, और आपको मिलेगा जनाब 10 टाइम्स NO2 प्लस 2 टाइम्स HiO3 प्लस आपको मिलेगा जनाब 4 टाइम्स वाटर एंड 4 टाइम्स वाटर। दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज। इज इट क्लियर? आप इसको यहां पे देख लीजिए, हाइड्रोजन 10 है, यहां से 4 और 2 हो गए 10, नाइट्रोजन 10 है, आयोडीन आपके पास 2 है, इसी तरह ऑक्सीजन जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर आयोडीन होता है तो आयोडीन को जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे तो आपको जनाब HiO3 प्लस NO2 प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये आएगा। इसी तरह फॉस्फोरस, फॉस्फोरस उसके एक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो अब मैं इसका चार्ट देता हूं कि नॉन मेटल्स के साथ इसकी कैसे रिएक्शन होगी, वो आप सिंपली याद करेंगे, और बाकी जो है बैलेंसिंग बाकी चीज जो अपने हैं वो पढ़े हैं। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन, सिंपली आई विल हैव द चार्ट टू डिस्कस द व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, जो आप याद रखेंगे। देख लीजिए, नॉन मेटल्स के लिए चार्ट ये है। चलो, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 आपको यूज करना है, ठीक है जनाब, कंसंट्रेटेड HNO3 आपको यूज करना है, और दूसरी बात अगर आपके पास कार्बन है तो आपको H2CO3 प्लस सबके केस में NO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। और दूसरा अगर आपके पास
जो है फॉस्फोरस है यानी P4 है, आप इसको ऐसे ही बैलेंस करेंगे तो आपका इसको H3PO4 मिलेगा, अगर आपने फॉस्फोरस प्लस NO2 मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास बोरान है आपको H3BO3 मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा। अगर आपके पास सल्फर है, एसेट है, तो आपको H2SO4 मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास जनाब आयोडीन है, I2 है, तो आपको HiO3 मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास C डायमंड है तो जनाब आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आपके पास ग्राफाइट है तो C ग्राफाइट को मैंने बोला कि इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट्स कॉल्ड एज द मेटालिक एसिड, सो दैट गोज एज COH, देन COH, then it's COH, again COH and COH और उसके बाद COH. This is the product that you will be obtaining. तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स है, तो इसका मतलब ये है प्लस यू आर ऑलवेज गेटिंग व्हाट वी से एज NO2. इज इट क्लियर? दिस आर द रिएक्शन प्रोसेस। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनाब इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन नॉन मेटल्स। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन नाउ इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन व्हाट वी से एज द सेमी मेटल्स एज वेल। मैं सेमी मेटल्स का भी यहां ही बनाता हूं, उसके बाद मेटल्स पे हम जाएंगे। सेमी मेटल्स, देखिए पहली बात है कि फिर से अगर आप यहां पे देखोगे सेमी मेटल्स पे, यानी HNO3 रिएक्टिंग विथ सेमी मेटल्स, सेमी मेटल्स, HNO3 रिएक्टिंग विथ सेमी मेटल्स। तो अगर फिर से हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, HNO3 को यूज करेंगे, और आपको पता है ये कैसे डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, NO2 बनता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पे AS यूज किया, आर्सेनिक यूज किया, तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल वैसे इसका एक एसिड H3, जैसे आप H3PO4 बनाते हैं ना, वैसे ही, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का है, तो वैसे ही आपको इसका भी एक एसिड बनाना है। सो इट्स H3ASO4। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए SB है, SB को आप नाइट्रिक एसिड से H3SbO4 में कन्वर्ट करेंगे और प्लस आपको मिलेगा जनाब NO2, यू आर गेटिंग व्हाट? NO2। इसी तरह अगर आपके पास टिन है, SN है, तो आपको एग्जैक्टली यहां पे H2SnO3 मिलेगा, जिसको हम मेटास्टैनिक एसिड बोलते हैं, प्लस आपको NO2 मिलेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है फॉर द सेमी मेटल्स यूजिंग कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड, जो कि टिन का एसिड है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेमी मेटल्स यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाउ वी विल हैव द डिस्कशन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 ऑन मेटल्स। बिफोर दैट यू हैव दिस फर्स्ट। लेट्स हैव द डिस्कशन। ये देखिए, अगर हमारे पास अब मेटल्स, अब हमारे पास अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स। एक मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सो विच आर अबोव द सीरीज, अबोव द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। दूसरा होता है विच आर बिलो द हाइड्रोजन, दोज विच आर बिलो द हाइड्रोजन। तीसरा मेटल्स होते हैं जो कि नोबल मेटल्स होते हैं, जो नोबल मेटल्स होते हैं उनके साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप इस चीज को यूज कीजिए कि मेटल्स पे मैंने आपको बोला कि नॉन मेटल्स पे वी यूज ओनली कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन मेटल्स पे हम कंसंट्रेटेड भी यूज कर सकते हैं,
डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं और वेरी डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? वेरी डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे 3 चॉइसेस है। हम मेटल्स पे कंसंट्रेटेड भी यूज कर सकते हैं, वेरी डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं और वेरी डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना मेटल्स के केस में, जब हम कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करते हैं, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद द मेटल्स। वो प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स पे। नेचर ऑफ मेटल पे, नेचर ऑफ मेटल, आपका मेटल कैसा हो, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि नेचर ऑफ मेटल में मैंने आपको बोला कि ये अबव द हाइड्रोजन है या बिलो द हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी है ना, तो आपको पता है कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, कुछ होते हैं कम रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। किसी एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, किसी एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम रिडक्शन पोटेंशियल असाइन करते हैं 0। समझ आ रही है बात? तो उस वजह से नेचर ऑफ मेटल पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है। दूसरी बात है ये कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 पे डिपेंड करता है कि आपने HNO3 जो है वो कितना कंसंट्रेटेड लिया है, डाइल्यूट लिया है, वेरी डाइल्यूट लिया है। तीसरी बात ये जनाब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और चौथी बात, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी इन मेटल, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी ऑफ मेटल। मेटल में अगर कुछ इंप्योरिटी होता है तो तब उसी के हिसाब से प्रोडक्ट आता है। तो समझ आ रही बात? तो यहां पे प्रोडक्ट्स जो है दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, मेटल आपका कैसा है। दूसरी बात है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो। तीसरी बात इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड द लास्टली इट ऑल्सो डिपेंड्स द इंप्योरिटी ऑफ द मेटल। सो लेट्स हैव द डिस्कशन फर्स्ट दोज मेटल्स व्हिच आर अबव द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वाले ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब जिनकी टेंडेंसी टू गेन ज्यादा होती है, ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। उसमें से आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको मैं एक एक करके यहां पे जो है डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास जो मेटल्स है उसमें से पहले वो मेटल आएंगे विच आर अबव द हाइड्रोजन। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड which are above the hydrogen, which are above the hydrogen, जो हाइड्रोजन के ऊपर हो। उसमें से बताइए मुझे कौन कौन आता है। हमारे पास ऑल अल्कली मेटल्स हैं, उसमें से हमारे पास मैग्नीशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। उसके बाद हमारे पास जिंक है। तो लेट्स फाइंड आउट कि रिएक्शन कैसे होती है। समझ आ रही बात? अगर मैं पहले आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है या मैग्नीज है, ये जनाब ये सारे मेटल्स अगर इनको रिएक्ट करना होगा तो ये जनाब वेरी डाइल्यूट जो HNO3 होता है, वेरी डाइल्यूट मीन 6% के आसपास जिसका कंसंट्रेशन होता है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके बताओ क्या बनेंगे। यहां पे जो भी मेटल होता है ना, मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ ये यूजुअली बनाता है मेटल नाइट्रेट, इट फॉर्म्स व्हाट, मेटल। तो यहां पे मेटल का नाइट्रेट बनेगा, यानी मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा होल ट्वाइस प्लस प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव मेटल्स होती है ना, दे डिकम्पोज हाइड्रोजन विद द लिबरेशन ऑफ व्हाट गैस, हाइड्रोजन गैस। They decompose acids with the liberation of hydrogen gas. Now what happens is here the hydrogen gas is liberated simply. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपके पास एक्टिव मेटल्स हैं जिनमें कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, अल्कली मेटल्स है, मैग्नीशियम है या Mn है, तो आप सिंपली उसको बोलिए कि ये वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके वहां से कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट we will have the reaction of the nitric acid with zinc. मान लीजिए आपने जिंक को यूज किया HNO3 के साथ, ठीक है। जब आप जिंक और HNO3 को यूज करोगे, अगर मान लीजिए आपने कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया, तो यहां पे जनाब पहले ही आप क्या करते होंगे, एक तो मेटल नाइट्रेट बनाते होंगे, यू विल हैव द मेटल नाइट्रेट फर्स्ट होल ट्वाइस प्लस प्लस। यहां पे देख लीजिए क्या होता है, यहां पे जब भी आप मेटल और
नाइट्रिक एसिड को आपस में यूज करते हैं तो यूजुअली जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो यहां से लिबरेट होता है ये फिर नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन करता है अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही? बात समझिए, जो भी एक्टिव मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एक तो मेटल नाइट्रेट बनेगा जो कि 0 से +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, और दूसरा हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होता है ये फिर नाइट्रिक एसिड को फिर से रिड्यूस करेगा और यहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। जैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, व्हाट आर द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड, इज गोज लाइक दिस। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आपके पास नाइट्रिक एसिड है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सीक्वेंस बताऊंगा। नाइट्रिक एसिड आपके पास है, यहां से नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है, तो पहला प्रोडक्ट जो पॉसिबिलिटी है यहां से आप वाटर निकालिए, -H2O कीजिए, तो बताओ क्या बनेगा जनाब? आपको सिंपली यहां से NO2 मिलेगा, और मिलेगा यहां से एक ऑक्सीजन निकालो, ये हाइड्रोजन है और इसका एक ऑक्सीजन माइनस आपको मिलेगा माइनस वाटर करके NO2 मिलेगा। इसी तरह अगर आप फिर से हाइड्रोजन इसको यूज करोगे, आप मान लीजिए 2 हाइड्रोजन आपने यूज किए, तो इस टाइम पे फिर से वाटर निकालिए, फिर से वाटर निकालने पे आपको क्या मिलेगा? NO -H2O, तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। और अगर आपने जनाब हाइड्रोजन को यूज किया, अब आपने ऑक्सीजन को यूज करने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज किए और उसके बाद नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो इसका मतलब यह है कि मैं 5 मोल्स हाइड्रोजन यूज करूंगा, उसमें से 2 इसके साथ रिमूव हो जाएंगे यानी वाटर बनेगा, और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ आपको NH3 मिलेगा। और अगर आपको NH3 प्रोडक्ट मिलता है तो अगर वहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 है, उस कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में आपको जनाब अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट बनता है क्योंकि H+ इस पे अटैक करेगा और फिर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो मैंने परसों ही आपको बोला है कि आपको N2O+ वाटर बनता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है जब हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड की, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन विच यू आर यूजिंग। तो हमारे पास NO2 भी बन सकता है प्रोडक्ट, हमारे पास NO भी बन सकता है, हमारे पास अमोनिया भी बन सकता है। अमोनिया जो ही बनेगा वो बेसिक होता है, उस पर एसिड अटैक होके आपको अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और अगर आपने थोड़ा टेंपरेचर इंक्रीज किया तो आपको N2O मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक्टिव मेटल्स के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, और हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन की वजह से वहां जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको फर्दर रिडक्शन होती है, या तो वो NO2 बनाता है, या वो NO बनाता है, या वो NH3 बनाता है। NH3 फर्दर नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में NH4+ NO3 में कन्वर्ट होता है, और या तो वो NH4+ NO3 जिसको हम हीट करते हैं, अगर हम थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो यही कन्वर्ट होगा N2O+ वाटर में। सो यहां पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो कि अपॉन द व्हाट वी से एज द, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं विद द मेटल्स वी आर ऑब्टेनिंग दैट। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच वी ऑब्टेन। सो अगर मैं अब डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि जिंक या कोई भी एक्टिव मेटल जो जिंक के जैसा हो, जैसे हमारे पास आयरन है, तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, आपको डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जिंक है, आपने जनाब जिंक जो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस पे डाल दिया। अगर आपके पास जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 आपके पास है, ठीक है, तो आपको जनाब जिंक नाइट्रेट मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा, प्लस आपको जनाब यहां पे NO2 मिलेगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑफ दिस। तो कंसंट्रेटेड में यू आर गेटिंग NO2 एज अ प्रोडक्ट। अगर आपने जिंक यूज किया प्लस आपने डाइल्यूट HNO3 यूज किया, डाइल्यूट HNO3, तो आपको फिर से जिंक नाइट्रेट मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा, प्लस मेटल नाइट्रेट हमेशा आपको ऑब्टेन होगा ही होगा, प्लस आपको जनाब NO मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, सी दिस इज द डिफरेंस। सो इन केस ऑफ कंसंट्रेट यू आर गेटिंग NO2 एंड इन केस ऑफ डाइल्यूट यू आर गेटिंग NO। लेकिन अगर आपने जिंक को ट्रीट किया
वेरी डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आपको जनाब मिलेगा जिंक नाइट्रेट, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेटल नाइट्रेट्स आपको ऑब्टेन होंगे ही होंगे, प्लस आपको NH4NO3 मिलेगा। और इसको डिकम्पोज करके आपको पता है कि अगर आप इसको डिकम्पोज करोगे, हीट करोगे, तो आपको N2O मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विच आर व्हाट। मैंने आपको बोला कि अल्कली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जिंक और जिंक के जैसे, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन ऑल्सो रिएक्ट्स विद अ सिमिलर फैशन। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी जो मेटल अबव द हाइड्रोजन है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं। वो कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और वो वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, जब जिंक रिएक्ट करता है, पहला प्रोडक्ट आपको मेटल नाइट्रेट सब में सेम मिलेगा, सब में, चाहे आप कंसंट्रेटेड यूज करो, डाइल्यूट यूज करो या वेरी डाइल्यूट यूज करो। पहले के केस में आपको NO2 मिलेगा, दूसरे के केस में आपको NO मिलेगा, और तीसरे के केस में आपको N2O मिलेगा। समझ आ रही बात? सो 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन इन केस ऑफ द मेटल्स विच आर अबव द व्हाट वी से ऑन हाइड्रोजन, एंड सिमिलर रिएक्शन इज विद व्हाट वी से ऑन आयरन एज वेल। आयरन के केस में भी मेटल नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है, उसके केस में भी आपको सिमिलरली आपको NO2 मिलेगा, आपको NO मिलेगा, आपको N2O मिलेगा। बात समझ में आई? तो 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। और पहली बात आप समझने की बात यह है कि यहां पे जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं मेटल्स, वो डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो कंसंट्रेटेड के भी साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और वो वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और उसकी वजह से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं। Is it clear? So this is the reaction of metals with the concentrated nitric acid. अब दूसरा हमारे पास है, अगर हमारे पास मेटल होगा which is below the hydrogen, मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, ये सिल्वर है, हमारे पास Hg है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है? इनकी बैलेंसिंग ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आपको बताया है कि कैसे हमारे पास 1,4 नंबर आता है या 3,4 नंबर आते हैं, वो बैलेंसिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। तो अगर हमारे पास अब होंगे मेटल्स विच आर अबव द हाइड्रोजन, ठीक है, विच आर सॉरी बिलो द हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, इनका यही चीज, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। समझ आ रही बात? इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पे पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मैंने कॉपर यूज किया, मैंने इसको HNO3 डाल दिया, ठीक है, जब मैं HNO3 डालूंगा तो क्या बनेगा? एक तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, मेटल नाइट्रेट तो ऑलरेडी पॉसिबल है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा होल ट्वाइस, प्लस यहां से अगर आपने कंसंट्रेटेड लिया है तो आपको सेम प्रोडक्ट आएगा, यानी आपको यहां पे NO2 मिलेगा प्लस वाटर, प्लस H2O भी मिलेगा, ठीक है, तो आपको NO2 मिलेगा, यानी ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मेटल नाइट्रेट तो हर किसी चीज में मिलेगा, प्लस आपको NO2 मिलेगा। लेकिन दूसरी बात है, अगर कॉपर ने अभी रिएक्ट किया डाइल्यूट HNO3 के साथ, अगर ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, और अगर हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, वो वाले थे कौन? नेगेटिव वाले। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो आपको फिर से मिलेगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस जनाब आपको मिलेगा प्लस डाइल्यूट के केस में वहां पे क्या मिलता था आपको? NO, यहां पे आपको जनाब N2O मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस। सो इन केस ऑफ डाइल्यूट दिस क्रिएट्स द डिफरेंस, एंड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट, अगर आपके पास वेरी डाइल्यूट HNO3 है तो जनाब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। समझ आई बात? तो हमारे पास जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे, जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक तो मेटल नाइट्रेट्स प्लस NO2 विच इज सिमिलर टू दैट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास अगर डाइल्यूट होगा तो उस टाइम पे N2O मिलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन वेरी डाइल्यूट के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं।
समझ आई बात। अब हमारे पास बचते हैं, इसी तरह सिल्वर भी रिएक्ट करेगा, इसी तरह मरकरी भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो भी जितने भी मेटल्स नीचे वाले सीरीज में आते हैं। और अब हमारे पास बचते हैं लास्ट में विच आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। इज इट क्लियर? ये उतारिए आप, उसके बाद वी हैव द नोबल मेटल्स टू डिस्कस। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस जैसे आप कर रहे हो। अब ये देख लीजिए, नाउ वी विल हैव द रिएक्शन ऑफ नोबल मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन ऑफ noble metals with nitric acid. नाइट्रिक एसिड, पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोबल मेटल्स हमारे पास गोल्ड है, प्लैटिनम है, इरिडियम है, ज्यादा हम यही पढ़ते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अगर आप इनको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी डालोगे, HNO3 डालोगे, तो दे डोंट रिएक्ट, दे रिमेन अनइफेक्टेड। समझ आ रही बात? इसके बगैर भी कुछ मेटल्स है जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिनमें कि हमारे पास, ये याद रखिए, क्रोमियम है, ठीक है, हमारे पास आयरन है, आयरन भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। समझ आ रही बात? ये डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की वजह से इसको ऑक्साइड फिल्म, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना वो उसके बाहर वाला फिल्म बनाता है, तो उसकी वजह से ये पेसिव बन जाता है। हमारे पास क्रोमियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, ये मेटल्स भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनके बाहर ऑक्साइड फिल्म क्रिएट होती है, और जब भी ऑक्साइड फिल्म क्रिएट होती है तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये इनको रेजिस्टिविटी देती है, इसकी वजह से इसकी पेसिविटी आती है, ये दे रिमेन अनइफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो देयर आर मेटल्स which don't react actually concentrated नाइट्रिक एसिड। अब कौन सी चीज है जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है? फिर ये क्या बोलते हैं इसको, नोबल मेटल्स के साथ जो रिएक्ट करती है। हमारे पास एक मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। सो वी हैव एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास HNO3 होता है एंड वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ HCl। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट होता है और 3 पार्ट्स हमारे पास HCl के होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया में जो हमारे पास नोबल मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो आपस में कंबाइन, इसके साथ कंबाइन होके डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ हाउ दिस रिएक्शन ऑकर्स? पहले जब हमारे पास HNO3 प्लस थ्राइस HCl होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां से हमें जनाब मिलता है, इनके कंबाइन होने से एक तो वाटर मिलेगा, प्लस हमारे पास NOCl मिलता है, और प्लस हमारे पास नेसेंट क्लोरीन 2 मिलेंगे। समझ आ रही बात? देखिए, अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हमारे पास H2, ठीक है, तो मैं यहां पे इसको अगर हम ये दो आपस में कंबाइन करेंगे तो HNO3 जो हमारे पास है, इसको मैं 2 टाइम्स यहां पे करता हूं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो हो गया बैलेंस, और उसके बाद NOCl बनेगा और ट्वाइस Cl बनेगा। ये जो नेसेंट क्लोरीन्स होते हैं, दीज नेसेंट क्लोरीन्स एक्चुअली अटैक द नोबल मेटल्स। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, यहां से नेसेंट क्लोरीन है, आपने यहां पे क्लोरीन यूज किया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है? एक तो +1 है और दूसरा +3, हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आप यूज कीजिए तो आपको AuCl3 बनेगा। AuCl3 जो ही हम HCl में डालते हैं तो आपको HAuCl4 नेगेटिव होता है, जो कि सॉल्युबलाइज होता है। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट्स फॉर्म्ड। तो आप जो ही एक्वा रिजिया गोल्ड को डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, वहां पे गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं रहेगा, वो सीधे सोल्यूशन में चला जाए। एंड सिमिलर इज द केस विद प्लैटिनम। अगर हम प्लैटिनम की बात करेंगे, अगर हमारे पास प्लैटिनम है तो प्लैटिनम जो है ये भी नेसेंट क्लोरीन्स के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जो वहां से बनेगा, तो आपको PtCl4 मिलेगा। PtCl4 जो है फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ, और उसके बाद इट गेट्स डिसॉल्व्ड एंड इट फॉर्म्स H2PtCl6 आपको मिलेगा यहां पे, जो कि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं
जो कि सॉल्युबलाइज होते हैं। तो हमारे यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक्वा रिजिया में नेसेंट क्लोरीन की वजह से जो नोबल मेटल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कोई असर नहीं रहता है। बात समझ में आई? तो हमारे पास मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराऊंगा। पहली बात है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने देखा कि नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। नॉन मेटल्स में मैंने आपको बोला कि इक वाले एसिड्स बनते हैं, जैसे हमारे पास बोरिक एसिड है, आयोडिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि सेमी मेटल्स में भी, अगर हमारे पास सेमी मेटल्स में भी इक एसिड वाले जो है एसिड्स बनते हैं, जैसे आपके पास आर्सेनिक है तो आपको H3AsO4 मिलेगा, जैसे आपके पास Sb है आपको H3SbO4 मिलेगा, बिल्कुल जैसे फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मूला होते हैं वैसे क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के। तो उसके बाद मैंने आपको बोला कि हाउ दे रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स के साथ मैंने आपको बोला कि मेटल्स के साथ जो रिएक्शन प्रोडक्ट आता है, पहली बात है कि यहां मेटल्स जो है वो डाइल्यूट के साथ भी, वेरी डाइल्यूट के साथ भी और कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर क्या है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, वो कंसंट्रेटर ऑफ HNO3 पे डिपेंड करता है, वो इंप्योरिटी इनसाइड द मेटल पे डिपेंड करता है। तो उसमें हमने क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। मैंने आपको बोला कि वो वाले मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वही होता है, ठीक है, विच आर अबव द हाइड्रोजन। वो वाले मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं और वो वाले मेटल्स जो नोबल होते हैं। मैंने आपको बोला कि पहले केस में अगर वो वाले मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं, उनमें मैंने अल्कली मेटल्स और कुछ एक मेटल्स को अलग लिया। मैंने आपको बोला कि अल्कली मेटल्स को काफी कम कंसंट्रेशन चाहिए नाइट्रिक एसिड की, वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, आपको मेटल नाइट्रेट मिलेगा प्लस अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमेशा इन केस ऑफ मेटल्स यू आर गेटिंग मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट नोबल मेटल्स प्लस हाइड्रोजन गैस यू विल गेट। तो इन केस ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज यू आर गेटिंग मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास जिंक है, जिंक या कोई भी एक्टिव मेटल है, जैसे आयरन आपके पास है जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक होता है कंसंट्रेटेड के साथ, दूसरा होता है डाइल्यूट के साथ, तीसरा होता है वेरी डाइल्यूट के साथ। कंसंट्रेटेड के साथ आपको प्रोडक्ट NO2 मिलेगा, मेटल नाइट्रेट सब में प्रेजेंट है, NO2 मिलेगा, दूसरे में आपको NO मिलेगा और तीसरे में आपको N2O मिलेगा। मैंने आपको बोला कि असल में हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता है, उस हाइड्रोजन के रिलीज होने से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। उसके बाद मैंने बोला कि जो बिलो द हाइड्रोजन होंगे, जो जैसे हमारे पास कॉपर है, Ag है, मर्करी है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपको मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 जो कि सेम है। उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट जो है आपको डिफरेंट आएगा, यहां पे आपको N2O मिलेगा जो कि वहां पे आपको वेरी डाइल्यूट के केस में मिलता था। समझ आ रही बात। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि नोबल मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि गोल्ड हमारे पास है या प्लैटिनम है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को उसको कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है विच इज कॉल्ड एज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया आपस में मिलके, यानी विच इज 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट्स ऑफ HCl, वो दो जो हम कंबाइन करेंगे उसके बाद नेसेंट क्लोरीन्स आपको जनरेट होंगे, उनसे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम के बनते हैं जिनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है, दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन द नॉन मेटल्स। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं फॉस्फोरिक एसिड के वो जो फॉस्फो एसिड्स है, ऑक्सो एसिड्स, उनको भी डिस्कस करूंगा, एंड देन विल हैव द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।